नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में, जहाँ मैं आपको सुनाता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खूनी दौलत नॉवल का 5वां पार्ट। इसके 4 पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खूनी दौलत नॉवल का 5वां पार्ट। सिर्फ एक पल के लिए मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे दिल को जोर से उछाल दिया और मेरा खून धमनियों में दौड़ने लगा। मैंने उसकी निगाहों में तीव्र कामों की इच्छाएं देखी जो मैंने वेस्टल की आंखों में देखी थी, और ज़्यादा उग्र और उससे ज़्यादा नग्न। ये मेरी कल्पनाओं की कोरी उड़ान नहीं थी, ये भावनाएं वहाँ मौजूद थी। वो भाव जो कई बार किसी औरत की आंखों में तब आता है जब वो किसी आदमी को इशारा करती है कि उसे हासिल किया जा सकता था। ये भाव जितनी जल्दी आया था उतनी जल्दी गायब हुआ। मुझसे दूर रहो, उसने कहा, और उसके शब्द मुझे ऐसे सुनाई दिए जैसे वो दांत भींचकर बोल रही हो। वो शीघ्रता से लाउंज से बाहर निकल गई और सीढ़ियाँ चढ़ गई। मैं जड़वत वहीं खड़ा रहा। मेरा दिल बड़ा तेज धड़क रहा था और उसको दबोचने की ख्वाहिश मुझ पर लगातार हावी होती जा रही थी। परंतु मैं जानता था कि एक अकेला मैं नहीं था जिसमें ये भावनाएं थी, वो भी इनसे ग्रस्त थी। वेस्टल बार में मुझे आकर मिली। ओह चैट डार्लिंग, उसने कहा जब हम बैठ गए। मैंने सोचा कि अगर हम ईव को भी अपने साथ ले चले तो यह दयानतदारी होगी। गोंडोला में लीड हो जाना बड़ा मज़ेदार रहेगा। अगर तुम कहोगे कि उसे हम साथ नहीं ले चलेंगे तो हम नहीं ले चलते। मुझे अपने चेहरे को भावरहित बनाए रखने के लिए प्रयास करना पड़ा। अगर तुम उसे साथ रखना चाहती हो तो मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थपथपाया। अच्छा लगा कि तुमने उसके बारे में सोचा। उसे ये पसंद आया। ठीक है, ये उसके लिए ज़्यादा मज़ेदार नहीं हो सकता, उसने सरपरस्ती वाले अंदाज में कहा। मैं ईव को पसंद करती हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा नीरस है। मैंने उसे अक्सर कहा है कि वो स्मार्ट बने, पर लगता है उसे कपड़े पहनने का ज़रा भी सलीका नहीं है। मैंने उसके हीरो की तरफ देखा और नामुनासिब सफ़ेद गाउन की तरफ देखा जो उसकी पतली गर्दन और कंधे दिखा रही थी। जब इन विचारों की बात आती है कि कैसे कपड़े पहने तो उसका अलग ही अंदाज होता है। डिनर के बाद हम गोंडोला स्टेशन गए, जहां ईव ने हमारा इंतज़ार किया। वो काले रंग की लंबे कॉलर वाली और बाजू वाली इवनिंग ड्रेस में थी। ये लगभग कुछ ऐसा लगता था कि जैसे उसने जानबूझकर इस पोशाक को उसकी नीरसता के कारण चुना था। उसके पीछे बंधे बालों और चश्मे के कारण वो वेस्टल की चकाचौंध के साए में उसकी एक गरीब रिश्तेदार लगती थी। उस छोटी नाव में केबिन था। वेस्टल और मैं साथ साथ बैठ गए और ईव हमसे दूर एक तरफ की सीट पर बैठ गई। हमने लीडो तक की एक लंबी और धीमी यात्रा शुरू की। वेस्टल चहकती रही, पर ना ईव ने और ना मैंने ज़्यादा कुछ कहा। मैं सारे समय उसके अर्ध अंधकार में होने के बारे में सचेत था। मैं उसके बदन से रेडियो वेव की तरह छुप कर आती हुई मादकता की तरंगों को महसूस कर सकता था। ये भौतिक अनुभूति थी जो मुझ तक पहुंच रही थी। मेरी यादों में उसकी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हुई तस्वीर जीवंत हो रही थी। हमने नाव को वारपोरेती स्टेशन पर छोड़ दिया और गाड़ी द्वारा होटल तक गए। वेस्टल डांस करना चाहती थी। वो ईव के बारे में अपनी सुंदर भावनाओं को उस वक्त भूल गई जब एक बार हम बालरूम में चले गए और ईव को पीछे टेबल पर अकेला छोड़ दिया। तब वेस्टल ने मेरे साथ डांस किया। मैं उसका गला दबा चुका होता क्योंकि वो बहुत बेकार डांसर थी, पर मैं जानता था कि उसे ये याद दिलाना खतरनाक था कि ईव अकेली रह गई है। 20 मिनट के डांस के बाद हम टेबल पर वापस आए और वेस्टल ने अवश्य ये महसूस कर लिया कि इतनी देर अकेली बैठना ईव के लिए आनंददायक नहीं हो सकता था। चैट डार्लिंग, तुम्हें ईव के साथ अवश्य डांस करना चाहिए। ईव ने जल्दी से ऊपर देखा। शुक्रिया मिसेस विंटर्स, पर मैं डांस नहीं करती। मैं यहाँ बैठकर और आपको डांस करते हुए देखकर बहुत खुश हूँ। तुम डांस नहीं करती? वेस्टल ने तिरस्कार से कहा। माय डियर, तुम्हें सीखना चाहिए। अच्छा, तो तुम डांस नहीं करती हो? ठीक है, नहीं करती हो तो नहीं करती हो। वो मेरी तरफ मुड़ी। जो ये बजा रहे हैं, मैं इस धुन को बहुत पसंद करती हूँ। आओ, इसे मिस न करें। अगले 1 घंटे तक इसी तरह चलता रहा। मेरी घड़ी की सुइयाँ रेंगती रही और आखिरकार आधी रात से थोड़ा पहले उसने निर्णय लिया कि अब होटल लौटने का समय हो गया है। वो सफ़र अंतहीन प्रतीत हुआ। वेस्टल सारा समय बकती रही। ईव ने कुछ नहीं कहा। मैं बीच बीच में अपनी सपाट टिप्पणियों से बातों में कुछ खाली जगहों को भरता रहा। ईव द्वारा वेस्टल का इतनी आनंददायक शाम प्रदान करने के लिए धन्यवाद प्रकट के बाद और अपने कमरे में जाने के बाद
वेस्टल ने कमरे की खिड़की खोली और कैनाले के अंधकार से ढके पानी को देखा। मुझे इस लड़की के लिए अफसोस होता है, उसने कहा। वो इन सब चीज़ों से कितनी दूर है। तुम्हें चिंता क्यों होनी चाहिए, मैंने अपने कपड़े बदलते हुए कहा। वो अपने काम में माहिर है, क्या नहीं है? वो शानदार है। उसके आने से पहले नाकारा मूर्खों ने मुझे पागलों जैसा बना दिया था। कितने समय से है वो तुम्हारे साथ? लगभग 3 साल से। एक तरह से अच्छा ही है। वो इतना उबाऊ दिखती है, अगर उसके नयन नक्श अच्छे होते तो वो शादी कर लेती, तब मैंने उसे खो दिया होता। अच्छा, मेरा अनुमान है तुम उसे देर सवेर खो दोगी। मैं ऐसा नहीं सोचती, वेस्टल ने खिड़की से दूर होते हुए कहा। मैंने उसे बता दिया है कि मैं उसका वसीयत में ध्यान रखूंगी। नौकर आपसे हमेशा चिपके रहते हैं, अगर तुम उन्हें ये बता दो। एक समय हरगिज छोड़ना चाहता था, पर मेरे ये बताने के बाद कि उसे वसीयत में कुछ मिलने वाला है, उसने अपना मन बदल लिया। मैं इस बात में अपनी अचानक उभरी रुचि को छुपाने को लेकर सतर्क था। तुम मिस डोलान के लिए क्या छोड़कर जा रही हो? उसने तीखी नजरों से मुझे देखा, पर मैंने अपने प्रश्न को सामान्य बनाने की भरपूर कोशिश की। बस कुछ $100। क्या वो इस धनराशि के बारे में जानती है? वेस्टल ने अपनी बत्ती सी दिखाई। अरे नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो कल्पना करती होगी उसे इससे ज्यादा मिलेगा जो उसे मिलने वाला है। ऐसा लोग हमेशा करते हैं। बेहतर होगा तुम बिस्तर में आ जाओ, बहुत देर हो गई है। वेस्टल के सोने के काफी समय बाद मैं अंधेरे में लेटा रहा और सोचता रहा। तो उसने वसीयत बना ली है। मैं हैरान था कि वो कितना धन वसीयतनामे में लोगों को और कितना दान में देने की योजना बना रही है। मैं सोच रहा था कि कितना धन मेरे पास आएगा। अब तक मैं उसे मनाने की योजना बना रहा था कि $70 मिलियन का नियंत्रण मेरे हाथ में दे दे। मैं जानता था कि यह लंबा और मुश्किल मामला होगा और यह कामयाब नहीं भी हो सकता था, पर अब उसके वसीयत के जिक्र के साथ मुझे ये लगा कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि सारा धन बिना किसी नियंत्रण के मेरे पास हो और वेस्टल का उसमें कोई दखल ना हो कि मैंने इसके साथ क्या किया। इस नतीजे पर मत कूदो कि ये वो क्षण था जब मैंने उसे मारने की योजना बनाई। मैंने कभी उसको मारने के बारे में नहीं सोचा, पर यह विचार मेरे दिमाग में अवश्य आया कि वो बीमार हो सकती थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी, वो मर सकती थी। मेरे लिए कितना आसान रास्ता हो जाता अगर उसे ऐसा होता। कोई योजना नहीं, किसी को मनाना नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई कुंठा नहीं और कोई नाटक नहीं। अगर वो मर गई। हमने अगला दिन मुरानो की ग्लास फैक्ट्री की भयंकर गर्मी में बिताया, आदमियों को पिघले हुए शीशे से चमत्कारिक आकृतियां बनाते देखते हुए, और हम अपने सिटिंग रूम की ठंडक में वापस आकर खुश थे। मेरे ख्याल से मुझे नहा लेना चाहिए, मैंने कहा। उस फैक्ट्री में बहुत गर्मी थी। हाँ, वहाँ बहुत गर्मी थी, वेस्टल ने कुर्सी पर निढाल होकर बैठते हुए जवाब दिया। उसने अपना सिर अपने हाथों में थाम लिया। इसने मेरे सिर में दर्द कर दिया। एक ड्रिंक ले लो। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कुछ ले सकूंगी। मैं कुछ देर के लिए बैठूंगी और आराम करूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आज रात को हम क्या करेंगे चैड? जो भी तुम्हें पसंद हो। गोंडोला की सैर। डिनर के बाद फैसला करते हैं। मैं बाथरूम में चला गया और शावर बाथ लिया। मेरे कपड़े चेंज करने के बाद मैं सिटिंग रूम में वापस लौटा। वेस्टल वहां नहीं थी। मैंने उसे बेडरूम में देखा। मैंने उसे बेड पर लेटे हुए पाया। उसका चेहरा निचुड़ा हुआ और सफेद था। क्या बात है? मैंने उस पर झुकते हुए पूछा। क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो? मेरे सिर में भयंकर दर्द है और मैं बीमार महसूस कर रही हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं उसके लिए किसी दया का अनुभव नहीं कर सका। वो भयंकर और डरावनी लग रही थी। मुझे अफसोस है, मेरे विचार से गर्मी ने तुम्हें परेशान कर दिया है। क्यों ना तुम सो जाओ। मैंने कुछ वेगानिन ली है, मैं कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, मेरे विचार से मुझे एक ड्रिंक लेना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। मैं ईव के कमरे में गया और दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला और प्रश्नात्मक निगाहों से मुझे देखा। वो अपना चश्मा नहीं लगाए हुए थी और उसके पीछे की तरफ बंधे हुए बालों में वो अब भी नौकरानी के रूप में ही दिख रही थी, पर उसमें उस सौंदर्य के लक्षण दिखाई दे रहे थे जो मैं पहले देख चुका था। मिसेस विंटर्स को बहुत तेज सिर में दर्द है, मैंने कहा। तुम्हें देखना चाहिए कि तुम उसके लिए क्या कुछ कर सकती हो। मैं अभी जाती हूँ। वो सोना पसंद कर सकती है, मैंने कहा। मुझे लगा कि मेरी आवाज़ में कुछ अस्थिरता थी। अगर वो ऐसा करती है तो क्या आज की रात तुम मुझे कंपनी दोगी? उसकी नीली आंखें पूरी तरह से भावशून्य थी जब उसने मुझसे कहा वो मुझे अपने साथ ठहराना चाहेगी। वो शायद तुम्हें ना कहे। अगर वो नहीं कहती है, क्या तुम मुझे 9 बजे सैन मार्को के बाहर मिलोगी?
मैं नहीं सोचती कि मैं मिल पाऊंगी, उसने कहा और मेरे पास से निकलकर वो तेजी से चलती हुई वेस्टल के रूम की तरफ चल पड़ी। मैं नीचे बार में चला गया, एक डबल विस्की का ऑर्डर दिया और उसे धीरे धीरे चुसकने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं हैरान था कि बारमैन ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि मेरा दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। किसी दूसरी औरत ने मुझे इस तरह से महसूस नहीं करवाया होगा। मैं अंतर्मन से जानता था कि ईव 9 बजे मेरा इंतजार कर रही होगी। परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही थी। इस रात हमारे भाग्य की शुरुआत होनी थी। मैंने ये महसूस किया। थोड़ी देर बाद मैं वेस्टल के कमरे में ऊपर गया। उसकी नौकरानी मुझे दरवाजे पर मिली। मिसेस विंटर्स सो रही हैं, उसने कहा। उनकी इच्छा है कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। तुम उनकी देखभाल करो, मैंने कहा। अगर वो पूछे तो उन्हें बता देना कि मैं घूमने गया हूँ। 9 बजने में 10 मिनट पर मैंने होटल छोड़ दिया और झरने के साथ साथ आगे बढ़ा और पोंटे डेला पगलिया से होता हुआ डोगस पैलेस को पार करता हुआ मैं सैन मार्को में पहुंचा। वहां चौक पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। पेड़ों के झुरमुट वाले रास्ते पर धीरे धीरे चलती हुई, शानदार रोशनियों से सजी दुकानों को देखती हुई या मेजों पर बैठकर ऑर्केस्ट्रा को सुनती हुई जो किसी भी कैफे के बाहर बजाया जा रहा था। मैं सैन मार्को के विशालकाय दरवाजे के सामने खड़ा था। जामुनी रंग के आकाश के विपरीत मैं 4 कांसे के बने अश्वों को देख सकता था जो राजमहल की छत पर प्रहरी बने खड़े थे। मैं इमारत के सामने खड़े बहुत से लोगों में से एक था और मैंने बेचैनी से दाएं बाएं ईव को देखा। उसका कोई नामो निशान नहीं था, पर मैंने इंतजार किया। मुझे यकीन था वो आएगी। क्लॉक टावर पर लगे पीतल के घड़ियाल ने 9 बजने की सूचना दी। तभी मैंने अपने हाथ पर एक हाथ का स्पर्श महसूस किया। मैं तेजी से मुड़ा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। एक लड़की सफेद रंग की इवनिंग ड्रेस पहने, जिसे एक पतली सी डोरी ने थाम रखा था, मेरे पास खड़ी थी। एक काले बालों वाली सुंदरी जिसकी नीली आंखें चमक रही थी, जैसे उनके पीछे कोई आग सुलग रही हो। कौन? ईव? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैंने उस पर नजरें टिकाकर देखा। उसके बाल कुछ इस तरह से संवरे हुए थे कि उनसे उसका पीला चेहरा घिरा हुआ था और वे उसके कंधे तक पहुंच रहे थे और अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। वहां गोंडाला की एक छोटी नाव इंतजार कर रही है, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर भीड़ में से पानी के तट की ओर बढ़ी। मैं उसके साथ सीढ़ियों से नीचे केबिन वाले गुंडालों की तरफ चल पड़ा। चालक ने तनिक हैट उठाकर और झुककर हमारा अभिवादन किया। जब हम छोटे से अंधियारे केबिन में दाखिल हुए, वहां पर्दे खिंचे हुए थे। हम अचानक एक मंद रफ्तार से चलते हुए अपने आप में सिमटे एक अंधेरे संसार में थे। वहां फर्श पर मोटे गद्दे बिछे हुए थे और वो नीचे लेट गई और उसके दोनों हाथ उसके सिर को सहारा दे रहे थे। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसके बगल में झुक गया। मैं इस पल का इंतजार कर रहा था जब से मैंने तुम्हें तैरते हुए देखा था। मैंने कहा, यह लंबा इंतजार रहा। अब बातें मत करो, उसने भारी आवाज में कहा। प्लीज अब बातें मत करो। वाटर्स को पार कर आधा घंटा होने पर घड़ियाल की आवाज आई। गोंडाला सन मार्को से लीडो तक जाने वाले स्टीम बोट वापोरेत्ता से उत्पन्न लहरों पर आराम से उछला। 9:30 अपना सिर उठाते हुए ईव ने कहा, हम ज्यादा देर साथ नहीं रह सकते। उसने पर्दों में से एक को हटाया और गोंडाला चालक को इटालियन भाषा में कुछ कहा। हमें अब वापस चलना चाहिए, हमारे पास अभी पूरी रात सामने है। उसे अपनी बगल में खींचते हुए मैंने कहा, हम इतनी जल्दी वापस नहीं जा रहे हैं और इसकी जरूरत भी नहीं है। जरूरत है, अगर तुम चाहो तो तुम बाहर रह सकते हो, परंतु मुझे अवश्य वापस जाना पड़ेगा। मैं उसे तुमसे अच्छी तरह जानती हूँ। जब वो जागेगी वो मेरे बारे में पूछेगी और मुझे वहां होना चाहिए। वो 1 घंटे से ज्यादा देर तक नहीं सोएगी। परंतु मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इतना कुछ है जो मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वो मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। हमारे पास बात करने के लिए समय नहीं है। हमारे लिए बात करने के लिए कभी टाइम नहीं हो सकता। हमारे पास केवल जल्दबाजी में प्रेम के लिए वक्त होगा। तुम नहीं चाहते होगे कि वो पता लगा ले, क्या तुम चाहते हो? मैंने उन $70 मिलियन के बारे में सोचा। नहीं, ना ही मैं। सुनो चैड, अगर तुमने बिल्कुल वैसा नहीं किया जो मैं कहती हूँ तो ये सब सिलसिला रुक जाएगा और ये दोबारा फिर कभी नहीं होगा। मैं इस प्रेम प्रसंग की वजह से अपनी नौकरी नहीं खोने जा रही, क्या तुम समझते हो? ये मेरे लिए लव अफेयर से ज्यादा है। मैं पागल हूं तुम्हारे लिए। उसने अपनी पतली ठंडी उंगलियों से मेरा चेहरा छुआ। हाँ, और मैं भी तुम्हारे लिए पागल हूं, पर मैं जोखिम नहीं उठाऊंगी। तुम दूसरे अवसर को पाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, क्या तुम समझे? अच्छा, ये मौका मैंने ढूंढा, मैंने तीखे अंदाज में कहा।
जैसे ही उसके सिर में दर्द हुआ, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। ये मैं था जिसने मुलाकात निर्धारित की। ऐसा था? वो धीरे से हंसी। परंतु किसने उसे सिरदर्द दिया चैड? बिना सिरदर्द तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैंने उसकी तरफ घूरा। एक ठंडी खौफनाक सिरन मेरी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या कहा? यह पहली बार नहीं है कि उसे सिरदर्द हुआ हो। जब मैं उसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती तो मैं उसे कुछ दे देती हूँ। ये नुकसानदायक नहीं है। ये चीज उसे बीमार महसूस कराती है और उसे सिरदर्द हो जाता है। तुम्हें पूरा यकीन है कि यह हार्मलेस है? ये सब बिल्कुल भी पसंद ना करते हुए मैंने कहा। बेशक, मेरे एक डॉक्टर मित्र ने मुझे ये दी थी। ये बिल्कुल हानि रहित है। ये उसे मारेगी नहीं, अगर तुम्हारा ये मतलब है तो। मेरा यही मतलब था ईव। दवाइयों से खेलना खतरनाक है। तब क्या तुम ये सब दोबारा नहीं होने देना चाहते? मैंने उसकी नीली चमकती आंखों में गहराई तक देखा। उसके सपाट और दृढ़ निश्चय वाले चेहरे में कुछ तो था जिसने मुझे हैरत में डाल दिया। तुम अवश्य उससे नफरत करती हो ईव। संसार में किसी भी व्यक्ति से अधिक, उसने धीरे से कहा, बल्कि उससे भी ज्यादा, जितना तुम करते हो। उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं। असल में वो मुझसे अच्छे ढंग से पेश आई है जितना वो किसी के साथ हो सकती है। बस बात इतनी सी है कि उसके पास वो सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ और वो औरत इसके लायक नहीं है। तब तुम उसके लिए काम क्यों करती हो? तुमने उसे शादी क्यों की चैड? वो अलग बात है। ऐसा नहीं है। तुमने उससे पैसे के लिए शादी की। मैं उसके लिए काम करती हूँ इसलिए कि मैं उसके शानो शौकत के साए में रह सकूं। उसने केबिन के शीशे की खिड़की में से झांका। हम कुछ देर और यहाँ रुकेंगे। किस मी चैड? मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और मैं विश्वास नहीं कर पाया कि ये सब मेरे साथ हो रहा था। जीवन में पहली बार मैं किसी औरत की मोहब्बत में था। ईव मेरे खून में किसी विषाणु की तरह बस चुकी थी जो मुझे जला रही थी। और नहीं डार्लिंग, उसने मुझे धकेल कर दूर किया। हमें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा चैड, वो कहती गई जब वो अपने बालों को बांध रही थी। हमें दोबारा कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। आज तो ये सुरक्षित है चैड, पर आगे ये सुरक्षित नहीं रहेगा जब हम वापस क्रूजर पर चले जाएंगे। तुम उसे नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। वो शक्की और ईर्ष्यालु है और कोई भी राज बाहर निकलवा सकती है। मैं कुछ सोचूंगा इस बारे में। ये सब आसान होगा जब हम वापस क्लिफ साइड पहुंच जाएंगे। अरे नहीं, तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वो मुझसे उम्मीद करती है दिन में हर एक पल मैं उसकी एक आवाज पर हाजिर रहूं। वो उम्मीद करेगी तुम भी सारी रात उसके साथ रहो। हमारे लिए अकेले में मिलना लगभग असंभव होगा। मैं कोई रास्ता सोचूंगा। ये सुरक्षित होना चाहिए, नहीं तो मुझे ये सब यहीं रोकना पड़ेगा। मैं ये सच कह रही हूँ। ये पूरी तरह सुरक्षित होगा। गोंडाला सनमार्को की सीढ़ियों के साथ लग गया। पहले मुझे जाने दो चैड। वो आगे झुकी और मुझे किस किया। आई लव यू। मैंने उसे केबिन से बाहर निकलते देखा। मैंने 1 मिनट के आसपास इंतजार किया और तब गोंडाला से बाहर निकला। गोंडोला चलाने वाले को पैसे दिए और वापस धीरे धीरे होटल की तरफ चल दिया। उस समय मैंने ईव की सुंदरता और जुनून के बारे में सोचा। मेरी एकमात्र आशा थी वेस्टल की मौत। अगर वो मर जाती तो मेरी सारी समस्या हल थी। तब भी उसके कत्ल का ख्याल मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। जैसे जैसे हफ्ते सरकते गए मुझे उस सच्चाई का एहसास होना शुरू हुआ जिसके बारे में ईव ने कहा था। उसको अकेला पाने का अवसर ढूंढना एक असंभव काम था। 3 दिन के बाद मेरे सब्र का बांध टूटने वाला था। छठे दिन मैंने कार्रवाई करने का निश्चय किया। जब मैं बाथरूम में था, साथ में शावर चल रहा था, तब मैंने ईव के कमरे में फोन किया। वेस्टल बिस्तर में थी। मैं जानता था इसमें खतरा है। उसके पास बेड के साइड वाले टेबल पर एक्सटेंशन फोन था और वो आसानी से हमारी बातचीत सुन सकती थी। मैं नहीं समझता था कि वो चलते हुए फव्वारे की आवाज़ में मुझे आसानी से सुन सकती थी। मैंने डेस्क क्लर्क को ईव का नंबर फुसफुसाकर बताया और फिर मैंने इंतज़ार किया। मैंने ध्यान लगाकर किसी भी क्लिक जैसी आवाज़ को सुनने की कोशिश की जिससे मुझे चेतावनी मिलती कि वेस्टल ने फ़ोन उठा लिया है। ईव की आवाज़ आई, यस। तुम्हें आज की रात के लिए कुछ करना पड़ेगा, मैंने कहा। मैं लगातार नहीं, मैंने वेस्टल के फ़ोन की क्लिक की आवाज़ सुनी। ईव ने भी अवश्य इसे सुन लिया था, इसलिए उसने फौरन फ़ोन रख दिया। क्या तुम फ़ोन कर रहे हो चैड? वेस्टल ने पूछा। मैं उसका गला दबा चुका होता अगर मैं अंदर तक हिल नहीं गया होता। चैड, तुमने मुझे बीच में ही काट दिया, मैंने रुखाई से जवाब दिया। मैं मिस डोलान को फ़ोन कर रहा था। क्यों? उसकी आवाज़ पैनी हो गई। मैंने फ़ोन रखा, फव्वारा बंद किया
और बेडरूम में कदम रखा। वेस्टल बेड में बैठी थी। उसके छोटे से चेहरे पर संदेह की छाया थी। तुम ईव को फोन क्यों कर रहे थे? मैं बड़ी कठिनता से मुस्कुरा पाया। ये मुस्कान बहुत स्वाभाविक नहीं लग सकती थी। ये बहुत बेकार थी। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज का इंतजाम कर रहा था, मैंने कहा और बेड के कोने में आकर बैठ गया। पर तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? एक सरप्राइज? ईव ने इतनी जल्दी फोन क्यों रख दिया? उसने नहीं रखा, तुमने हमें काट दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने फोन रख दिया हो। ईश्वर के लिए तुम इसके लिए परेशान ना हो। मैंने सोचा तुम इस सुबह लीडो में तैरना पसंद करोगी। मैं मिस डोलान को हमारे लिए एक मोटर बोट के लिए कहने वाला था। उसने मुझे अजीब सी शक्की निगाहों से देखा। मेहरबानी करके मैं चाहूंगी कि ईव को आदेश मैं ही दूं चैड। अगर तुम कुछ चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं देखूंगी कि ईव वो काम करे। जैसी तुम्हारी मर्जी। सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए मैंने कहा। मैं खड़ा हो गया। मैं शेव खत्म करता हूँ। मैं बाथरूम वापस लौट आया और अपने आप को अंदर बंद कर लिया। मैं वहां बाथटब के किनारे पर बैठ गया और सिगरेट जला ली। मैं गुस्से से कांप रहा था। क्या ईव ने मेरे संदेश को सुन लिया था? क्या वो कुछ करेगी? मुझे उससे दोबारा मिलना पड़ेगा। और उसने कुछ किया। डिनर के तुरंत बाद वेस्टल बीमार पड़ गई। उसने सिर दर्द की शिकायत की और कुछ समय बाद वो भयंकर रूप से बीमार पड़ गई। अच्छा होगा तुम अभी बिस्तर में आराम करो, मैंने कहा। तुम सुबह बहुत देर तक धूप में बैठी रही। मैंने तुमसे कहा था कि बहुत गर्मी है, पर तुम किसी की नहीं सुनोगी। ईव को मेरे पास आने के लिए कहो, वेस्टल ने अपना सिर हाथों में पकड़कर बिस्तर पर बैठते हुए कहा। तुम मेरे लिए परेशान मत हो चैड। बाहर जाओ और एंजॉय करो। बस ईव को तुरंत मेरे पास आने के लिए कह दो। मैंने ईव को अपने कमरे में पाया। भगवान का शुक्र है तुमने ये काम कर दिया। मैं उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। हम एक दूसरे के आलिंगन में थे। मैंने उसे देर तक किस किया। तब ईव ने मुझे दूर धकेला। हमें ये नहीं करना चाहिए। वो बीमार हो गई है और तुम्हें बुला रही है। मैं उसे कुछ गोलियां वेगानिन की दूंगी और जैसे ही वो सोएगी मैं तुमको सनमार्को में मिलूंगी। चैड, तुम एक केबिन गुंडालों का इंतजाम करो। मैंने सोचा कि मैं इंतजार करते करते पागल हो जाऊंगा अगर तुमने कुछ न किया होता। तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, उसने तेजी से कहा। मैंने तुम्हें चेताया था, ऐसा बार बार हो सकता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता ईव। वो मुझे धकेलकर दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझे उसके पास जाना चाहिए। उसे जल्दी सुलाओ। मैं कोशिश करूंगी। वो गलियारे में से वेस्टल के कमरे में चली गई। मैंने लाउंज में आधे घंटे इंतजार किया, फिर गोंडाला स्टेशन के लिए निकल पड़ा। वो गोंडोलियर जो हमें पहले लेकर गया था मुझे मिल गया। उसने तनिक अपनी हैट उठाई और अभिवादन किया। मैंने सिर हिलाकर उसका जवाब दिया और उसके गोंडाला की तरफ इशारा किया। उसने इसको खोल दिया और उसे चलाकर सनमार्को की सीढ़ी पर ले आया। मैं तट पर इधर उधर टहलने लगा और इंतजार करने लगा। मैंने 1 घंटे तक उसका इंतजार किया। उस घंटे का प्रत्येक मिनट मेरे लिए किसी सजा की तरह था। आखिरकार जब ईव नहीं आई, मैंने देखने का निश्चय किया कि क्या हो रहा था। मैंने गोंडोलियर को पैसे दिए और जल्दी से वापस होटल पहुंचा। मैंने वेस्टल के दरवाजे के बाहर सुना। मुझे ईव की आवाज़ सुनाई दी। क्रोध से बेहाल मैंने हैंडल घुमाया और कमरे के अंदर चला गया। वेस्टल बिस्तर में थी। लेवेंडर के पानी में भिगोया हुआ रुमाल उसके माथे पर लगा हुआ था। ईव उसके पास बैठी थी। वो ऊंची आवाज़ में किताब से कविताएं पढ़ रही थी। मैं खुश था कि केवल वहां पर एक ही शेड लैम्प जल रहा था, नहीं तो वेस्टल ने मेरे चेहरे का गुस्सा देख लिया होता। क्या तुम हो चैड? वो बुदबुदाई। हाँ, कैसी हो तुम? थोड़ा बेहतर। वेगानिन से सिरदर्द दूर हो गया है। ईव किताब को देखती रही। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। क्या ये अच्छा नहीं होगा? तुम सोने की कोशिश करो। बेड के पैताने की तरफ आते हुए परंतु सीधी रोशनी से बचते हुए मैंने कहा। थोड़ी देर में। ईव मेरे लिए पढ़ रही है। उसकी आवाज़ मुझे सुकून देती है। मैंने ईव की तरफ देखने का साहस नहीं किया। मेरे ख्याल से अब तुम्हें आराम करना चाहिए। अब 10 बजने वाले हैं। तुम्हें कल के लिए खुद को और नहीं थकाना चाहिए। अभी नहीं चैट डार्लिंग, आज रात तुम अलग कमरे में सो जाओ। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? मेरा दिल अचानक जोर से उछला। मैं और ईव उसके सोने का इंतजार कर सकते थे और हम दोनों तमाम रात साथ बिता सकते थे। क्यों नहीं? मैं सोचता हूँ इतना तो मुझे करना चाहिए। मैं भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। उसने अपनी आंखें खोली और मुझे देखा। थैंक यू डार्लिंग, मुझे पता था कि तुम बुरा नहीं मानोगे। मैंने ईव से यहाँ सोने के लिए कहा है। वो कहती है उसे यहाँ दीवान पर सोने से कोई ऐतराज़ नहीं है।
उसका यहाँ होना अच्छा रहेगा अगर मैं रात को बीमार महसूस करती हूँ। 4 दिन और बीत गए। उन 4 दिन और 4 रातों में मैं वेस्टल से कैसे अपनी भावनाएं छुपा पाया ये मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। चौथी रात को मैं ये तनाव और ज़्यादा नहीं झेल पाया। हम डिनर के लिए चेंज करने के लिए गए। मैंने अपना शावर बाथ नहीं लिया और शाम के कपड़े फंसाए और मैं नीचे जाने के लिए तैयार था जब तक कि वेस्टल ने अभी ये भी निश्चय नहीं किया था कि वो क्या पहनेगी। मैं दरवाजे से झांक कर बोला, मैं ड्रिंक के लिए नीचे जा रहा हूँ, मुझसे बार में मिलना। वो हैरान दिखाई दी। तुम कितनी जल्दी तैयार हो गए चैड? तुम ही बहुत ज़्यादा सुस्त हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और कितनी कोशिश करनी पड़ी मुझे उस मुस्कुराहट को लाने के लिए। मैं तुम्हारे वास्ते एक मार्टिनी लिए हुए इंतज़ार करूँगा। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और गलियारे से होता हुआ ईव के कमरे में पहुंचा। मैंने हैंडल घुमाया और अंदर गया। ईव दीवार पर लगे मिरर के सामने अपनी स्टॉकिंग्स ठीक कर रही थी। वो सिर्फ नीले रंग की ब्रा और अंडर पैंट्स में थी। चैड, तुम्हें उसे वो चीज़ दोबारा देनी चाहिए, कल उसे वो दोबारा दे दो। वो मुझसे पीछे हट गई। क्या तुम पागल हो गए हो? उसने गुस्से में कहा। वो जान जाएगी कि तुम यहाँ हो। वो अभी कपड़े बदल रही है, उसे अभी आधा घंटा और लगेगा। मैंने उसे बता दिया है कि मैं बार में हूँ। मैं उसके पास गया और अपनी बाहें उसके चारों ओर फैला दी। उसके बदन के एहसास ने मेरे शरीर में जैसे आग लगा दी। नहीं, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये कितना खतरनाक है? मुझे जाने दो। तुम्हें कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा ईव, ये सब मुझे पागल किए दे रहा है। उसे वो चीज़ कल दे दो। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये अब और काम नहीं करेगा। अगर वो बीमार है तो मुझे उसके साथ रुकना पड़ेगा। उसने ऐसा कहा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी? तब हम क्या करने जा रहे हैं? मैंने तुम्हें चेताया था, तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ेगा। तुम्हारे कारण मैं ये नौकरी नहीं खोना चाहती। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। हमने एक दूसरे को देखा। मैंने महसूस किया कि मेरे चेहरे का सारा खून निचुड़ गया है। ईव ने मेरा बाजू पकड़ा और घसीटकर कमरे के पार और लंबी खिड़कियों के पर्दों के पीछे ले गई जो आधे बंद थे। ये सारा वाकया इतनी जल्दी हुआ कि जब तक दरवाज़ा खुला वो वापस अपने ड्रेसिंग रूम में थी। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ कुछ आवाज़ें सुनी थी, वेस्टल ने कहा। क्यों नहीं मिसेस विंटर्स, मैं अपने आप में गुनगुना रही थी, ईव ने शांति से कहा। उसकी आवाज़ सधी हुई और नियंत्रण में थी। क्या कोई काम है जो मैं कर सकती हूँ? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, वेस्टल ने कहा। क्या मैं तुम्हारा सैंड स्प्रे ले सकती हूँ? मेरा टूट गया है। बेशक, मैं इसे खाली कर देती हूँ। ऐसा मत करो, मुझे वो परफ्यूम पसंद है जो तुम लगाती हो। मेरे लिए अच्छा बदलाव होगा। मैं पर्दों के पीछे दीवार के साथ खड़ा अपनी पीठ में चल रहे ठंडे पसीने को महसूस कर रहा था। इस कमरे में मात्र एक वस्त्र पहने ईव के साथ पकड़ा जाना मुझे पूरी तरह खत्म कर देता। मैंने खुद को मूर्ख बनकर ऐसा खतरा उठाने के लिए कोसा। ये भद्दी पिद्दी सी कुतिया हर राज भांप सकती है। क्या उसे किसी बात पर शक हो गया है? क्या उसका सैंड स्प्रे सचमुच टूट गया है या ये उसका ईव को चौंकाने का बहाना है? बहुत धन्यवाद, वेस्टल कहती रही। मुझे जल्दी करनी चाहिए। मिस्टर विंटर्स बार में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मैं $70 मिलियन खोने से बस एक कदम दूर था। इस ख्याल से मैं खुद को बीमार महसूस करने लगा। ईव ने पर्दे ज़ोर से पीछे खींचे। चले जाओ यहाँ से। उसका चेहरा मिट्टी की तरह सफ़ेद था और उसकी नीली आंखें जल रही थी। ये बहुत नज़दीकी था। ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी मामला था। मैंने रूम में आते हुए कहा। मैंने अपने रुमाल से अपने चेहरे को पोंछा। मैंने तुम्हें खबरदार किया था, ये घटना हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म करती है। चैड, मैं तुमसे दोबारा अकेले में नहीं मिलने वाली। मुझसे इस बारे में बहस मत करो। मैं वाकई में सही कह रही हूँ। अब चले जाओ यहाँ से। मैं कोई रास्ता ढूंढ लूँगा, मैंने कहा जब मैं दरवाजे के पास पहुँचा। कोई रास्ता नहीं है। वो दरवाजे पर मेरे साथ आई। पहले मुझे देखने दो। उसने दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में इधर उधर देखा। अब सब ठीक है, अब जाओ। मैं किसी सहमे हुए चोर की तरह बाहर निकला और नीचे बार में चला गया। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ईव को छोड़ने वाला नहीं था और उस सारे पैसे पर भी मैं अपना अधिकार छोड़ने वाला नहीं था। कोई रास्ता तो होना ही चाहिए था, पर जाने क्या, कोई रास्ता नहीं था। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता था कि कोई बात बनेगी और 1 घंटे के लिए ईव को खुद के लिए पाने का अवसर मुझे मिलेगा, पर रात तक कोई मौका नहीं आता था। दिन बीतते गए। मैं एक तरह से शून्य में था। इंतज़ार, इंतज़ार और इंतज़ार, किसी बात का जो कभी नहीं हुई। कभी तो इसका अंत होना था
और आखिरकार वेस्टल ने निश्चय किया कि अब समय था वापस अपने घर जाने का। हम 3 हफ्ते से वेनिस में थे, 3 बेहद लंबे हफ्ते जो जिंदगी में मैंने कभी जिए होंगे। जब से मैं उसके कमरे में बस पकड़ाई जाने वाला था, ईव से मैं एक बार भी कोई व्यक्तिगत शब्द नहीं बोला था। मैं बुरी तरह से हिला हुआ था और जोखिम उठाने से बहुत ही भयभीत था। हमने वापस लॉस एंजलिस की उड़ान भरी और फिर लिटिल ईडन वाहनों से लौट आए। क्लिफ साइड लौटकर मुझे वो अवसर मिलने की पूरी उम्मीद थी जो वेनिस में मुझे नहीं मिला था। मैं वेस्टल से कई घंटे दूर रहूंगा जब मैं ऑफिस में रहूंगा। मैं कोई अपार्टमेंट ढूंढ सकता था जहां मैं और ईव मिल सकते थे। जब हम ऊंचे और घुमावदार क्लिफ रोड पर चल रहे थे, वेस्टल नीचे चमकते हुए समुद्र को देख रही थी। ईव मेरे सामने निश्चल बैठी थी और मेरा दिमाग षड्यंत्र और योजनाएं बनाता रहा। जैसे ही हमने वस्त्र बदले, मैंने वेस्टल को उन चिट्ठियों के ढेर में उलझा छोड़ दिया जो उसके ध्यान के इंतजार कर रही थी, और उस कमरे में गया जो उसने मुझे स्टडी के बतौर दिया था और रेयान ब्लैकस्टोन को फ़ोन मिलाया। उसकी रिपोर्ट उत्साहवर्धक थी। जब से मैं बाहर गया था, उसने कई सफल लेन देन किए थे। मैंने अगले दिन लंच पर उससे मिलना निश्चित किया। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, वेस्टल अंदर आई। चैट डार्लिंग, मुझे परसों मेरे पुराने स्कूल में सैली लेक्चर हॉल का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। पापा ने हॉल बनाने के लिए पैसे छोड़े थे और अब ये पूरा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। भगवान के लिए, मैंने कहा, इस तरह के कार्यक्रम मुझे बहुत बोर करते हैं। तुम मेरे बिना चली जाओ। पर मैं 3 दिन के लिए बाहर रहूंगी चैड, मेरी कुर्सी की बाजू पर बैठते हुए उसने कहा। तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे इतना समय दूर रहूं। मेरा दिल उछला और फिर पागलों की तरह धड़कने लगा। 3 दिन, ईव के साथ 2 सुरक्षित रातें। फिर मेरा मुंह सूख गया। अगर वेस्टल ईव को साथ ले गई तो? उम्मीद तो यही थी कि वो ले जाएगी। तुम्हारा स्कूल कहाँ था तब? मैंने अपनी आवाज़ में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हुए पूछा। सैन फ्रांसिस्को। बेशक मैं जल्दी आ जाती, पर अगले दिन स्पोर्ट्स मीट है और उन्होंने मुझे इनाम बांटने के लिए भी कहा है। मेरे पास कई काम है, मैंने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा। मैं निश्चित रूप से नहीं आ रहा हूँ। मुझे खेद है, लेकिन इस तरह की बातें मेरे मतलब की नहीं है। मैं भी ये सब नहीं सोचती, वेस्टल ने खेदजनक स्वर में कहा। पर मुझे अच्छा लगता अगर तुम मेरा भाषण सुन लेते। मैं ईव को ले जाऊंगी ताकि मैं अकेली ना रहूं। मैंने उसे सही पहचाना था, परंतु वो ईव को नहीं ले गई। बिल्कुल अंत में ईव अचानक बीमारी और तेज सिर दर्द से अस्वस्थ हो गई। कम से कम वो हमारे वापस आने तक का तो इंतजार कर सकती थी, वेस्टल ने कटुता भरे शब्दों में कहा। वो बड़ी नाशुक्री है। तुम अपनी नौकरानी को ले जाओ, मैंने कहा, और अपनी भावनाओं को छुपाने में मुझे पूरा जोर लगाना पड़ा। वो लड़की बीमार पड़े बिना नहीं रह सकी। मेरा न जाने का काफ़ी मन है, वेस्टल ने चिढ़ते हुए कहा। ओ ठीक है, मुझे मारियानो को ले जाना पड़ेगा, पर वो बिल्कुल मूर्ख है, परंतु मुझे उसे साथ रखना पड़ेगा। वो सारा दिन अपने भाषण पर काम करती रही और उसे टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया। ये ज़रूरी है कि मैं यहाँ ये बता दूँ कि वेस्टल टेप रिकॉर्डर के पीछे दीवानी थी। उसके पास एक टेप रिकॉर्डर सिटिंग रूम में था और उसने मुझे एक स्टडी रूम के लिए दिया था। उसने मुझे अपना भाषण सुनाया जो काफ़ी हद तक बढ़िया था, और मैंने सावधानीपूर्वक उसके लिए प्रशंसा की झड़ी लगा दी। उसने संतुष्ट होने से पहले 3 टेप रिकॉर्डिंग बनाई और टेप रिकॉर्ड अपने साथ एयरपोर्ट ले गई, ताकि जब उसे लेक्चर हॉल का उद्घाटन करना पड़े तो उससे कुछ पहले वो रिकॉर्ड चला सके। मैं उसके साथ उसे छोड़ने गया। तुम मेरे पीछे ढंग से व्यवहार करोगे चैड, क्या नहीं करोगे? उसने अचानक कहा, जब हम सड़क पर इंतजार कर रहे प्लेन की तरफ चले। किसी शरारत में मत पड़ना जब मैं दूर हूँ। मैं जोर से हंसा। आज रात मैं ब्लैकस्टोन के साथ डिनर कर रहा हूँ, कल रात मैं स्टर्नवुड के साथ कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे मैं उन दोनों आदमियों के साथ कोई शरारत कर सकता हूँ। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी डार्लिंग। बेशक मैं सोचती हूँ मुझे तुम्हें ईव के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक रेंगती महसूस हुई। तुम ये नहीं कह सकती कि मैं उसके साथ बिल्कुल अकेला हूँ, मैंने बेतकल्लुफी दिखाते हुए कहा। यहाँ घर में हमारे साथ 10 नौकर और हरगिज़ है। हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं वेस्टल। अगर वो इतनी नीरस नहीं होती तो मुझे उससे ईर्ष्या होती, उसने खनकती हुई हंसी में हंसते हुए कहा। मेरे मन में विचार आया कि जितना वो दिखा रही है वो उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। तुम बेकार की बातें कर रही हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने रुखाई से कहा। अगर मुझे तुम्हारे साथ विश्वासघाती करना होता तो मैं पूरे एहतियात से ऐसी कोई औरत ढूंढता जो इस घर में ना रहती हो। उसने जल्दी से मेरी तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा चिंतित था। तुम ऐसा नहीं करोगे?
क्या तुम ये सब करोगे चैड? तुम्हारे साथ समस्या क्या है? अरे बिल्कुल नहीं, अब इस विषय में अपना ध्यान हटाओ, ये मज़ेदार भी नहीं है। उसके पंजे जैसे हाथ मेरी कलाई पर कस गए। तुम ऐसा मेरे साथ कभी नहीं करोगे। क्या ऐसा तुम करोगे चैड? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बहुत अपमानित महसूस करूंगी। मैं ऐसा इसलिए महसूस करूंगी कि मैं हमारी शादी को कामयाब बनाना चाहती हूँ। ऐसी बातें करना छोड़ो, मैंने गुस्से का दिखावा करते हुए कहा। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरे और जल्दी वापस घर आओ। उसके चेहरे पर चमक लौट आई। अब क्या तुम मुझे याद करोगे? जरूर, और मुझे तुम्हारा ख्याल ही रहेगा। बस इतना ही मैं उसके भद्दे छोटे से चेहरे को देखते हुए कह सकता था, और इतना ही झूठ बोल सकता था। काश मुझे जाना नहीं पड़ता। अच्छा होगा तुम अब अंदर चलो, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसने अपनी सूखी बाहें मेरे गर्दन में डाल दी और अपने खुश्क होठों को मेरे होठों के साथ लगा दिया। उसको एक कान पे किस करना ही अपने आप में भयंकर था, परंतु एक दर्जन आंखें जब देख रही हो, उसकी कुरूपता को देखते हुए और ये जानते हुए कि मैं उससे शादी उसके पैसे के अलावा और किसी चीज से नहीं की थी, ये सरेआम कत्ल होने की तरह था। आखिरकार वो प्लेन में सवार हो गई। जब ये उड़ा तो वो हाथ हिला रही थी। अगर प्लेन अचानक रुक जाता और आग की लपटों में घिर जाता तो मुझे संभवतः सबसे बड़ी खुशी मिलती। उसके लिए अब मुझ में इतनी घृणा पैदा हो चुकी थी। जब मैं वापस क्लिफ साइड पहुंचा तो ईव का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने हरगिज से सामान्य रूप से पूछा कि वो कहाँ थी। वो बिस्तर में है मेरे ख्याल से सर। अपनी सफ़ेद भुओं को उठाते हुए उसने कहा। मैं समझता हूँ कि वह अस्वस्थ है। इस बात ने मुझे झकझोर दिया। मैं भूल गया था कि कम से कम आज के दिन तो उसे अपने कमरे में रहना चाहिए था। हरगिज वेस्टल को बता सकता था कि जैसे ही वो गई, ईव आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गई थी। मुझे ये अनुमान नहीं था इस विशाल महलनुमा घर में ईव का कमरा कहाँ था। मैं अपनी स्टडी में गया और इस घर की डायरेक्टरी को देखा। मुझे उसके कमरे का नंबर मिल गया और उसे कॉल लगाई। उसने तुरंत जवाब दिया। आज रात। अपनी आवाज़ को धीमा रखते हुए मैंने कहा, 12 बजे तुम मेरे पास आओगी या मैं तुम्हारे पास आऊँ? मैं तुम्हारे पास आऊँगी, उसने कहा और फ़ोन रख दिया। मैंने अपने पसीने से भरे हाथों को साफ किया। मैं कांप रहा था। बिस्तर के साथ वाली घड़ी की चमकती सुइयां रात के 2:10 दिखा रही थी। हम दोनों आधी रात से इस कमरे में थे। ये सब 2 घंटे पहले मुमकिन नहीं लगता था। मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैंने कहा, ये गुजरे हुए हफ्ते नरक के समान थे। हमें इस समस्या से निकलने के लिए कुछ सोचना होगा। ये दोबारा नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो, उसने कहा। कोई आसान रास्ता नहीं हो सकता। यहाँ तक कि ये भी खतरनाक है। वो कभी भी वापस आ सकती है। वो अभी इसी क्षण अंदर आ सकती है। वो वैसा नहीं करेगी। मैंने दरवाजे को लॉक कर रखा है। ये सुरक्षित नहीं है, उसने दोहराया। तुम ज़्यादा चिंता मत करो। अब सुनो, मैं इसमें अपना सिर खपा रहा हूँ कि इस समस्या से कैसे पार पाया जाए। मेरे पास एक आइडिया है। तुम हर हफ्ते एक दिन की छुट्टी करती हो या नहीं? मान लो मैं ईडन एंड में एक अपार्टमेंट ले लेता हूँ। वो आसानी से हमारी पहुँच में होगा और हम वहाँ पहचाने भी नहीं जाएंगे। हम वहाँ मिल सकते हैं जब ये समझा जाएगा कि मैं ऑफिस में गया हुआ हूँ और तुम छुट्टी पर होगी। मुझे वो असहज होती लगी। मैं ये नहीं कर सकती चैड। मुझे छुट्टी वाले दिन अपनी माँ को मिलने जाना होता है। हे भगवान, तुम्हारी माँ? क्या वो तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा अहम है? इस तरह की बातें मत करो। वो वेस्टल को जानती है। अगर मैंने उससे अचानक मिलना बंद कर दिया तो वो वेस्टल को फ़ोन कर सकती है और इसका कारण पूछ सकती है। मेरी माँ और मुझ में ज़्यादा नहीं बनती। उसने कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें उस दिन कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तुम्हें वो दिन मेरे लिए खाली छोड़ना पड़ेगा ईव। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने तेजी से कहा। इसके अलावा ये खतरनाक है। हमें वहाँ कोई देख सकता है। तुम्हें इसका कभी पता भी नहीं लगेगा कि ईडन एंड में ऐसा कौन हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक है। तब हम क्या करने जा रहे हैं? हम दोबारा एक साथ अकेले में मिल सके इससे पहले 6 हफ्ते और इंतज़ार करें? मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी चैड। ये कोई जवाब नहीं है। अगर तुम मुझे इतना ही चाहती हो जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ चैड। जिस तरह उसने देखा, उसने मेरे अंदर उसके प्रति आग को फिर से बढ़ा दिया। मैं उसके पास गया और उसका हाथ थामा। मैं एक बार फिर 6 हफ्तों का सितम नहीं झेल सकता। मैं अब पैसा कमा रहा हूँ। मैंने $30,000 से ऊपर सरका लिए हैं। मैं अपने ब्रोकर दोस्त से साझेदारी कर सकता हूँ। देखो ईव, क्यों ना हम खुलकर सबको बता दें। मैं वेस्टल को तलाक दे दूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। उसने मुझे हैरत से देखा। शादी कर लेंगे?
चैड, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या होते हैं $30,000? वो कितने दिन चलेंगे? ब्रोकर के धंधे से तुम कितना सोचते हो तुम कमा सकते हो? इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया है, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं? तुम इस नौकरी से क्या फ़ायदा मिलने की उम्मीद करती हो? मैं कोई फ़ायदा नहीं चाहती हूँ। मैं इस प्यारे से घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ अच्छा पैसा मिलता है। मेरे पास कार है। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। मैं मूर्ख ही होंगी जो ये सब छोड़ दूँ। मुझे बताओ ईव, तुम अपने आप को इतना बेहुदा क्यों बना कर रखती हो? तुम्हें इस चश्मे की भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हें है? तुम्हें इस तरह से बाल रखने की भी ज़रूरत नहीं है जैसे कि तुम रखती हो। वो मुस्कुराई। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे एक पल भी बर्दाश्त कर लेगी अगर उसे लगे कि मैं उससे सुंदर हूँ? इसी कारण उसने बहुत से सेक्रेटरी बदल दिए। वो खूबसूरती से जलती है। जिस एजेंसी ने मुझे ये नौकरी दिलवाई उसने मुझे इसके लिए आगाह किया था। शायद ये तुम्हें यकीन दिला दे कि मैं ये नौकरी जारी रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। मैंने एक कठिन जीवन जिया है चैड। मेरी माँ और मेरे बीच में कुछ सही नहीं है। सालों तक मुझे संघर्ष करना पड़ा है। मैं इस वैभव को छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। तो दोस्तों, ये था खूनी दौलत नॉवल का 5वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।